हमारा चैप्टर चल रहा था नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। तो जिसमें हमने इस पार्ट का ये जो चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर का हमने आधा जो हिस्सा होता है जिसमें पढ़ा था हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास जो था वो हमने पढ़ लिया है। तो नर युग्मकोद्भिद जो होता है उसकी हमने संरचना पढ़ी थी और उसका विकास पढ़ा। आज इसका दूसरा जो इस पाठ का जो भाग है वो है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ेंगे और उसका परिवर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अंडा, जिसको गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। हमने नर युग्मकोद्भिद पढ़ा था, तो नर युग्मकोद्भिद में हमने पुंकेसर पढ़ा था। पुंकेसर पढ़ा था, वहां पर हमने पुंकेसर। तो पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का नर जननांग भाग होता है। पुंकेसर की जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो जो पुंकेसर है जिसको लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, पुंकेसर को क्या कहते थे? लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो अंडक है इसको कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर को तो कहते थे लघु बीजाणु पर्ण, और जो अंडक है उसको कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। जो पुंकेसर था वो 3 संरचना से मिलकर के बना होता था। 3 भाग थे पुंकेसर के। 3 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग पढ़ा था हमने पुतंतु, वो तंतु। दूसरा भाग पढ़ा था परागकोश, और तीसरा भाग पढ़ा था इसका योजी। 3 भागों से मिलकर के ये संरचना बनती थी, अर्थात उसका जो नर जननांग भाग था उसका अध्ययन किया। तो इसी प्रकार से जो अंडक है ये अंडक भी 3 संरचना से मिलकर के बना होता है। 3 संरचना कौन कौन सी होती है? ऊपर का जो भाग होता है जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसे वर्तिका कहते हैं। तीसरा जो भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। जिस प्रकार से पुंकेसर 3 से मिलकर के बना था उसी प्रकार से जो अंडक है ये भी 3 से मिलकर के बना हुआ है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आवर्त बीजी जो पुष्प होते हैं उनमें जो मादा जननांग होता है वो जायांग होता है, अर्थात जो मादा जननांग है उसी को जायांग कहते हैं। मादा जननांग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। हमने स्ट्रक्चर देखी थी। इस प्रकार की संरचना ये इसका ऊपर का भाग था, और इसके बाद का इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है।
ये नली के समान जो भाग है इसे वर्तिका कहते हैं। ये वर्तिका है। ये फूला हुआ जो भाग है इसको अंडाशय कहते हैं। इसको अंडाशय कहते हैं। तो ये तीनों जो संरचना है वो जायांग होती है, अर्थात इन तीनों संरचना को मिला करके ही जायांग कहते हैं। ये जायांग है। तो इसी को क्या कहते हैं? जायांग। आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, मादा युग्म को उद्भिद को ही जायांग कहते हैं, अर्थात जो मादा जनन अंग है उसी को जायांग कहते हैं। इस जायांग को स्त्री केशर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये जो जायांग है यहां से लेकर के ये जो संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? इसको स्त्री केशर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्त्री केशर, स्त्री केशर भी कहते हैं इसको। ये जो जायांग है एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर के बना होता है। एक या एक से अधिक अंडक होते हैं इसमें। अंडक जो है क्या है? अंडक, अंडक का मतलब होता है कि बीजांड को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण। अंडक क्या है? बीजांड को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण का नाम है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। इसको अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अंडक है ये बीजांड को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण है। ये रूपांतरित पर्ण होने के कारण इसका नाम दिया है गुरु बीजाणु पर्ण। अब यदि अंडक आपस में जुड़े रहते हैं, यानी एक अंडक दूसरे अंडक से जुड़ा हुआ होता है, तो उसका नाम है संयुक्त अंडपी। उसको क्या कहते हैं? संयुक्त अंडपी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? संयुक्त अंडपी के नाम से जाना जाता है। कब कहेंगे? कि यदि अंडक आपस में जुड़े हुए हैं, एक अंडक दूसरे अंडक से जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम है संयुक्त अंडपी। और यदि अंडक आपस में स्वतंत्र है, अर्थात एक अंडक दूसरे अंडक से जुड़ा हुआ नहीं है, स्वतंत्र है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको वियुक्त अंडपी कहते हैं। वियुक्त अंडपी का मतलब होता है अंडक आपस में अलग अलग होना, अंडकों का आपस में अलग अलग होना। इसी को क्या बोलते हैं? वियुक्त अंडपी कहते हैं। तो दोनों में अंतर भी समझना है। संयुक्त अंडपी का मतलब जो अंडक है उनका आपस में जुड़े होना, और वियुक्त अंडपी का मतलब होता है कि जो अंडक है उनका आपस में एक दूसरे से अलग होना, स्वतंत्र होना, तो उसको वियुक्त अंडपी कहते हैं। तो जब जायांग की स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे कि भाई जायांग जो होता है उसकी संरचना के कितने भाग होते हैं, तो जायांग की संरचना के हम जानते हैं कि 3 भाग होते हैं। जायांग की संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग वर्तिकाग्र होता है, दूसरा भाग वर्तिका होता है, और तीसरा भाग अंडाशय होता है। तो हम लिख देंगे भाई जायांग के कितने भाग होते हैं? तो जायांग के 3 भाग होते हैं। पहला भाग लिख देंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। दूसरा भाग लिख देंगे वर्तिका, और तीसरा भाग लिखेंगे अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये 3 भाग है इसके। हमने इसकी संरचना यदि देखे तो इस प्रकार से
इस प्रकार की संरचना होती है। ये इस प्रकार की संरचना में ये ऊपर ऊपर का जो भाग लेंगे, ये वाला जो भाग है, ये इसको कहेंगे वर्तिकाग्र। ये नली के समान नीचे वाला जो भाग है, ये वाला, इसको कहेंगे वर्तिका। और ये जो फूला हुआ भाग है, इसको कहेंगे अंडाशय। तो ये 3 भाग हो गए। जो वर्तिकाग्र है, इस पर क्या होता है, पुंकेसर आते हैं इस पर, अर्थात परागकण आते हैं यहाँ पर, और यहीं पर अंकुरित होते हैं। इस जगह अंकुरित होने के बाद यहां से पराग नली बनाते हैं। ये पराग नली बनती है। यहाँ पर पराग नली नीचे की ओर वर्तिका में जाती है, और वर्तिका से फूले हुए भाग में जाती है। ये फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। इस फूले हुए भाग में यहीं पर बीजांड पाया जाता है। तो ये यहां से आने के बाद ये पराग नली इस बीजांड में प्रवेश करती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसमें यदि हम एक एक भाग का वर्णन करें, एक एक भाग का यदि हम वर्णन करते हैं, तो सबसे पहले भाग ले लेते हैं। चलो अंडाशय का वर्णन कर लेते हैं पहले। अंडाशय ले लेते हैं। अंडाशय आपको चित्र में ये जायांग है। इस जायांग का निचला जो फूला हुआ जो भाग होता है, इसी को अंडाशय कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें कि जायांग का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। जायांग का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। जायांग का निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। जिसके अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड किसके अंदर पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक जो बीजांड है, एक वृंत जैसी संरचना द्वारा प्रत्येक बीजांड एक वृंत जैसी संरचना, प्रत्येक बीजांड एक वृंत जैसी संरचना द्वारा अंडाशय की भीतरी भित्ति, किसकी, अंडाशय की भीतरी भित्ति पर उपस्थित बीजांडासन से जुड़ा रहता है। बीजांड के वृंत को
बीजांड के व्रंत को बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत कहते हैं। कभी कभी बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थान पर बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। पाई जाती है जिसे राफे कहते हैं। राफे RAPHE। कभी कभी बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? राफे कहते हैं। बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड व्रंत जिस स्थान पर जुड़ता है उसे नाभिका यानी कि हाइलम के नाम से जानते हैं। हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नाभिका कहते हैं। वापस देखो भाई, हमने कहा कि जायांग के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है अंडाशय, एक भाग होता है वर्तिका और लास्ट भाग होता है वर्तिकाग्र। तो जो अंडाशय है ये जायांग का निचला फूला हुआ भाग होता है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। तो इसी में क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। यहीं पर इसी में बीजांड होते हैं। ये प्रत्येक जो बीजांड है एक व्रंत जैसी संरचना द्वारा अंडाशय की भीतरी भित्ति पर उपस्थित क्या बीजांडासन से जुड़ा रहता है। बीजांड व्रंत को बीजांड के व्रंत को बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड के व्रंत को क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं। कभी कभी बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। ये उभरी हुई संरचना क्या कहलाती है? ये राफे कहलाती है। क्या कहलाती है? राफे। यानी कहाँ होती है? बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थान पर होती है। बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है उसे नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नाभिका कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सा भाग हो गया? इसका पहला भाग हो गया। कौन सा? पहला भाग, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं क्या? अंडाशय। दूसरा भाग लेते हैं। इसका दूसरा भाग है
गायंका, वर्तिका। ये जो वर्तिका है, ये जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय से ऊपर का, जैसे ये अंडाशय है, यहाँ पर बोली हुई स्ट्रक्चर है ये वाली, ये तो अंडाशय है, इस अंडाशय से ऊपर का ये वाला भाग, यहां से लेकर का ये वाला जो भाग है, ये इसी का नाम है क्या, इसी को कहते हैं वर्तिका। ये तो हो गया अंडाशय, और ये ऊपर का जो चौड़ा भाग है, ये वर्तिकाग्र है। तो ये अंडाशय से जुड़ी हुई नलिकाकार संरचना है, तो ये अंडाशय से जो जुड़ी हुई संरचना है ये वाली, अर्थात ये अंडाशय से जुड़ी हुई नलिकाकार संरचना है। और ये नलिकाकार जो संरचना है, ये क्या करती है, इसमें से होकर के पराग नली आती है, ये पराग नली है, ये इसी में से होकर के अंदर आएगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से आती है ये। तो इसी में से होकर के पराग नली आती है। तो हम ये कह सकते हैं भाई पराग नली को जो पथ प्रदान कर रहा है, रास्ता दे रहा है, ये कौन दे रही है, ये वर्तिका देती है। तो पराग नलिका को पथ प्रदान करती है ये कौन, वर्तिका। इसका तीसरा जो भाग है वो है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये वाला जो भाग है ये, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र है ये वर्तिकाग्र जो है, ये तो है क्या, वर्तिका। भाई इसको तो क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, ये वाला भाग। तो वर्तिका का जो शीर्ष भाग है, ये वाला ऊपर का भाग, ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। वर्तिका के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो भाग होता है, ये सबसे ऊपर का चौड़ा भाग है ये। और ये भाग क्या करता है, जब परागण का कार्य होता है, तो उस समय पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो पराग कणों को ग्रहण कौन करता है, ये वर्तिकाग्र करता है। तो वर्तिकाग्र का कार्य हुआ पराग कणों को ग्रहण करना। जैसे इसके ऊपर पराग कण आ जाएंगे, तो पराग कण आने के बाद में वो पराग कणों का क्या होता है, फिर अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा, अंकुरण होगा। तो इस प्रकार से हमने ये गुरु बीजाणु पर्ण की स्ट्रक्चर देखी, अंडक की संरचना देखी हमने 3 भागों में। पहला भाग इसका अंडाशय लिया था, दूसरा भाग इसका वर्तिका लिया था, और तीसरा भाग इसका वर्तिकाग्र लिया।